रेड हेयरिंग फेल्सी जो है, इसमें मैंने बोला था कि मुद्दे से जो है आर्गुमेंट को भटकाने की कोशिश करना जो है एक तरीके की रेड हेयरिंग फेल्सी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दिस फेल्सी involves introducing irrelevant information or argument to divert attention away from the main issue being discussed. For एग्जाम्पल नीचे हम लोग देख लेंगे। रेड हेयरिंग फेल्सी में होता क्या है कि हम मान लीजिए कि किसी से कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं, कोई हमसे जो है बहस कर रहा है, और उस बहस में अगर मेरा पलड़ा जो है कमज़ोर है या मैं जो है हार रहा हूँ, तो उस बहस को जो है मैं क्या करूँगा, डाइवर्ट करने की कोशिश कर दूंगा। कोई ऐसा आर्गुमेंट या कोई ऐसा इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रखूंगा जिससे कि पूरा आर्गुमेंट ही अपना रास्ता मोड़ ले। रेड हेयरिंग फेल्सी जो है हम लोग अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट्स या कोई भी डिबेट इवेंट्स जब होते हैं तो वहाँ पे इस फेल्सी को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से अगर ये पूछें, क्वेश्चंस करें या कोई डिबेट हो रहा है उसमें हम गवर्नमेंट के किसी एडवोकेट से बोलें कि बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य, ये तीनों जो है आपके गवर्नमेंट में सबसे निचले स्तर पे हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी जो इस आर्गुमेंट को जीतना नहीं चाहती है, मतलब कि दिख रहा है कि वो इस पे बात नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे कि पूरे आर्गुमेंट को ही दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि महंगाई छोड़िए, हमने देखिए कि इतने सारे रोड बना दिए, हमने इतने मंदिर बनवा दिए, हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। तो मेन इशू पे जो है, मेन टॉपिक पे जो है बात न करके उनका कोशिश होगा कि बात को जो है एक पूरे डिस्कशन का जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि वी नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। हमें जो है कार्बन के इमिशन को कम करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वर्क करने की ज़रूरत है। तो रेड हेयरिंग फेल्सी कहाँ अप्लाई हो रही है कि बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनर्स। अब हम कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है कोल माइनर पे डायरेक्टली नहीं है। हम बहुत सारे और कार्बन इमिशन के रिड्यूस करने के तरीकों को हम लोग अपना सकते हैं, लेकिन रेड हेयरिंग फेल्सी क्या है कि हम लोग कार्बन इमिशन के ऊपर बात करेंगे तो कोल माइनर का क्या होगा जो कोल की खदानों में काम कर रहे हैं। तो ये रेड हेयरिंग फेल्सी है। मुद्दे को जो है क्लाइमेट चेंज से हटा के कोल माइनर्स की तरफ ले जाने की जो यहाँ पे वो दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, उसी को हम लोग रेड हेयरिंग फेल्सी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? ओके। इसके बाद हमने बात की थी अपील टू हिपोक्रेसी, पाखंड। अपील टू पाखंड, पाखंड का दिखावा, पाखंड की अपील की बात है कि इसमें क्या होता है कि द अपील टू हिपोक्रेसी फेल्सी आल्सो नोन एज टू क्योक फेल्सी, पीछे हम लोगों ने देखा है, occurs when someone attempts to discredit an argument or claim by pointing out inconsistencies or hypocrisy in person making the argument rather than addressing the argument itself। ये एक तरीके का ये है कि हम किसी आर्गुमेंट को जो है जीतने के लिए बस हम कर दें तुम भी तो, एक तरीके का हम लोगों ने टू क्योक फेल्सी जो पीछे पड़ी थी उसी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अपील टू हिपोक्रेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में सारा बोल रही है कि सारा आर्ग्यू दैट स्मोकिंग हार्मफुल टू हेल्थ एंड शुड बी बैन इन पब्लिक प्लेस। अपील टू हिपोक्रेसी क्या है, बट सारा, उसके सामने वाला जो आर्गुमेंट करने वाला है वो बोल रहा है कि यू स्मोक सिगरेट्स योर सेल्फ, हाउ कैन यू एडवोकेट फॉर बैनिंग स्मोकिंग वेन यू एंगेज इन सेम बिहेवियर। अब वहां पे उसके आर्गुमेंट को न देख के
उसको जो है एक तरीके का पाखंड का जो है दिखावा करने का जो है उस पर आरोप लगाया जा रहा है। तो एक तरीके का यही फैलेसी है, अपील टू हिपोक्रेसी। ठीक है, इस पे हम लोगों ने बात कर लिया था। एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे थोड़ा सा, कि रेदर देन एड्रेसिंग द मेरिट्स ऑफ सारा आर्गुमेंट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, द रिस्पॉन्स अटेम्प्ट टू डिस्क्रेडिट her by pointing out his own inconsistency or hypocrisy. The implication is that because Sarah engaged in the behavior she criticizing, her argument should be dismissed or disregarded. However, whether or not Sarah smoke does not change the objective health risk associated with smoking or potential benefit banning in the public places. अब सारा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका पर्सनल है, लेकिन वो किसी पब्लिक मंच पे ये बोल रही है कि हमको पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है नहीं करनी चाहिए। तो हिपोक्रेसी, अपील टू हिपोक्रेसी जब फैलेसी सामने वाले आर्गुमेंट में जब अप्लाई होगा तो वो उसके खुद के कार्य के ऊपर जो है पॉइंट आउट जो है करने की कोशिश किया जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? ओके, अब बात करेंगे हम लोग द लोडेड क्वेश्चन फैलेसी। इसमें हम लोग भरा हुआ प्रश्न या प्रश्न श्रृंखला फैलेसी इसको अभी हम लोग बोलते हैं। द लोडेड क्वेश्चन फैलेसी आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आर प्यूरिलम इंटोरिगेटियम occurs when someone asks a question that contains a controversial or unjustified assumption, typically designed to trap and manipulate the respondent into accepting the assumption. Essentially, it involves embedding an assumption within the question itself. अब हम लोडेड क्वेश्चन फैलेसी का मतलब तो ये होता है बेसिकली एक तरीके का कि हम किसी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछें जिस क्वेश्चन में खुद कुछ ऐसे एग्जाम्पशन हो कि वो सामने वाले को जो है कुछ नीचा दिखाने का काम करते हो। जैसे कि मैं किसी से प्रश्न करूं कि तुमने मर्डर करना छोड़ दिया, ये एक तरीके का प्रश्न है, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरे अंदर जो है कुछ कई सारे एग्जाम्पशंस हैं कि ये बंदा जो है पहले मर्डर करता रहा होगा, या मैं किसी से बोलूं क्या तुम अभी भी झूठ बोलते हो। तो ये सब जो है एक तरीके का लोडेड क्वेश्चन फैलेसी में क्या होता है कि क्वेश्चन दैट कंटेन्स ए कंट्रोवर्शियल और अनजस्टिफाइड एजम्पशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी अपने अंदर रखता हो और वो एक तरीके का अनजस्टिफाइड एग्जाम्पशन के ऊपर जो है वेस्ट हो। टिपिकली डिजाइन टू ट्रैप में आर मैनिपुलेट, जैसे कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल, ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू द इंटरव्यूअर आस्क्स द कैंडिडेट हैव यू स्टॉप बीटिंग योर स्पाउस, क्या तुमने अपने पति या पत्नी अपने जो भी तुम्हारे संग हैं उनको मारना बंद कर दिया। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पशन है कि तुम, इसका मतलब तुम पहले जो है किसी को बीट करते थे, मारते थे। तो ये लोडेड क्वेश्चन फैलेसी है। दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट कैंडिडेट हैज बीन beating their spouse without providing any evidence justification for the assumption. By asking the question in the way, the interviewer puts the candidate in difficult position as any direct answer may imply guilt or wrongdoing even the assumption it falls. अगर वो बोल दे कि हाँ मैंने बंद कर दिया तो इसका मतलब कि वो पहले मारता था, अगर वो बोल दे कि नहीं तो इसका मतलब कि वो अभी भी मार रहा है। तो इस तरीके का कुछ लोडेड क्वेश्चन फैलेसी जो है होती है जिसमें कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, अनजस्टिफाइड एजम्पशन होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये है एंसिडोक्टल एविडेंस फैलेसी। इसको हिंदी में हम लोग उप व्याख्यानात्मक साक्ष्य भ्रांति बोलते हैं।
Anecdotal evidence fallacy occurs when someone uses personal anecdote or isolate example to support a general claim or argument without considering broader statistical data, scientific research, or empirical evidence. Anecdotal evidence rely on personal experience, individual story, which may be subjective, unrepresentative, or biased, and therefore cannot be reliable support broader conclusion. एक तरीके का ये एंक्सोडक्टल एविडेंस फैलेसी जो है, एक तरीके का अगर देखें तो हिस्ट्री जनरलाइजेशन तरीके की फैलेसी होगी, जहाँ पे हम बहुत अपने खुद के कुछ पर्सनल एंक्सोडक्ट के आधार पे किसी बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने की जब कोशिश करने लगते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की फैलेसी हम लोगों को देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, सारा क्लेम्स दैट टेकिंग ए पर्टिकुलर हर्बल सप्लीमेंट कॉल्ड हिज क्रोनिक माइग्रेन। एंक्सोडक्टल एविडेंस क्या है? आई सफर्ड फ्रॉम डिलिबरेटिंग माइग्रेन्स फॉर ईयर, बट ever since I started taking the herbal supplement, I have not a single migraine attack. It miracle cure। अब जैसे कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो खुद के एक इंडिविजुअल या एक किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर जो है अच्छा वर्क करती है या उसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे वो जिस तरीके की यहाँ बोले कि इट इज ए मिराइकल क्योर, तो हो सकता है कि वो माइग्रेन जो वो दवा खा रही है, जो हर्बल सप्लीमेंट जो यूज कर रही है, में भी ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है और अपने खुद के एग्जाम्पल के आधार पे उसको ये नहीं बोल सकती है कि ये जो है इसका मिराइकल क्योर है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम लोग अपने ऊपर जो चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती हैं, जैसे कि मैंने जिस तरीके से जेआरएफ की तैयारी की है, मैंने दिन में 8 घंटे पढ़ा, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिन में अगर कोई 8 घंटे पढ़ता है तो आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार का एंसीडोक्टल एविडेंस फैलेसी है, क्योंकि वो मेरी खुद की चीज़ है, मेरे ऊपर जो है वो लागू हो रही है, न कि बहुत सारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो लागू हो पाएगी। तो ये क्लियर हुआ क्या एंसीडोक्टल एविडेंस फैलेसी? ओके, प्रतीक्षा आपको? ओके, बहुत अच्छा। आगे है सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी, द फैलेसी occurs when the conclusion of an argument is assumed in one of the premise. Essentially, argument restates the premise in slightly different form rather than providing evidence, reasoning or support to conclusion. For example, ये सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी जो है, और एक और फैलेसी हम लोग पढ़ेंगे, बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। वो और सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी जो है एक ही तरीके की होती है, जब हम इस तरीके की कोई बात करें कि हम जो आर्गुमेंट दें वही एक प्रकार का कंक्लूजन हो। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि द बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज गॉड टेल अस सो इन द बाइबल। बाइबल जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान के द्वारा बोले गए शब्दों का संकलन है, और बिकॉज गॉड टेल अस सो इन बाइबल, और ये बात भगवान खुद हमें बाइबल में बताते हैं। तो एक प्रकार का देखें कि हमारा जो ये प्रीमाइस है, प्रीमाइस 1 जो है पहला जो आर्गुमेंट है, और दूसरा जो कंक्लूजन है, वो दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। बाइबल जो है भगवान के द्वारा बोले गए शब्द हैं, और ये बात हमको भगवान खुद बाइबल में बता रहे हैं। तो ये एक तरीके का सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी होती है। सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी बेसिकली वो फैलेसी होती है जब हम conclusion of an argument is assumed in one of the premise, जो कंक्लूजन है उसी को हम लोग एक प्रकार को थोड़ा सा इधर उधर परिवर्तन करके हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। आर्गुमेंट को जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाएं, तो वो एक प्रकार का सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी होती है। अब देखें कि इसमें गलती क्या है। दिस आर्गुमेंट एसेंशियली रिपीट द क्लेम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल एविडेंस या रीजनिंग टू सपोर्ट इट।
तो इस तरीके की अगर कोई फैलेसी हम लोग को देखने को मिलती है तो वो होती है सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। अब बात करते हैं कि मैंने अभी बोला कि बेगिंग द क्वेश्चन, जस्ट लाइक इसके ही जो क्वेश्चन हमारा फैलेसी है शायद वो आगे नहीं मिलेगा हमको, तो मैं हम लोग यहीं जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी जो है वो होता है कि जब हमारा जो आर्गुमेंट है या हमारा जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस को ये आर्गुमेंट बोलते हैं, दो तीन प्रीमाइस मिला के एक आर्गुमेंट जो है वो बनता है। तो बात करेंगे प्रीमाइस की, तो जब प्रीमाइस जो हम अपने आर्गुमेंट के दौरान जो प्रीमाइस जो सेंटेंस बोलेंगे वही एक प्रकार का कंक्लूजन जब होता है, तो उसी चीज को हम लोग बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, जैसे कि बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी क्या है कि प्रीमाइस वन में अगर दिया गया है कि मर्डर इज मोरली रॉन्ग, प्रीमाइस वन है। प्रीमाइस टू अगर हमें दिया गया है कि एबॉर्शन इज मर्डर, और तीसरा कंक्लूजन दिया गया है एबॉर्शन इज मोरली रॉन्ग। अब दिक्कत यहां क्या है कि एबॉर्शन को जो है यहाँ पे मर्डर का जो रूप दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रीमाइस जो है हमारा, उसी को सेकंड प्रीमाइस के बारे में बताया गया और यही चीज जो है हमारी कंक्लूजन में भी बताई गई है। तो बेगिंग द क्वेश्चन जो फैलेसी है उसमें बस इतना हम लोग ध्यान देंगे कि जब कहीं भी एक ही प्रीमाइस के आधार पर कंक्लूजन या प्रीमाइस जो है वही चीज अगर हमारी कंक्लूजन में रिपीट हो रही है तो वो जो है एक तरीके की बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी होती है। इसको हम लोग जब आगे देखेंगे, क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी जो होता है इसको हम लोग भूसे वाली फैलेसी भी बोलते हैं। स्ट्रॉ मैन फैलेसी जो होता है इसमें क्या होता है कि व्हेन समवन डिसॉर्ट आर मिसप्रेजेंट एन अपोनेंट आर्गुमेंट टू मेक इजियर टू अटैक, जब हमारे सामने का जो विरोधी है या हमसे जो आर्गुमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, हम उसके आर्गुमेंट को मिसप्रेजेंट कर दें, मतलब कि वो जो एक्चुअल में जो चीज बोल रहा है उसको हम लोगों के सामने मिसप्रेजेंट कर दें, तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है वो हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि ओरिजिनल आर्गुमेंट क्या है, वी शुड इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब स्ट्रॉ मैन रिस्पॉन्स क्या है, अपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री वांट टू शट डाउन ऑल फैक्ट्री एंड थ्रो थाउजेंड आउट ऑफ वर्क। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्टर जो है रेगुलेशंस और रूल्स लाने चाहिए। लेकिन जो स्ट्रॉ मैन फैलेसी अगर इसमें हम लोग अप्लाई कर दें तो जो अपोनेंट है वो बोलेगा कि दुश्मन जो है, हमारे इंडस्ट्री के जो दुश्मन है वो सारे फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं और सभी वर्कर जितने भी हैं उनको बाहर फेंकना चाहते हैं। तो स्ट्रॉ मैन फैलेसी में बेसिकली हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे डाटा का जो है, आर्गुमेंट का जो है मिसप्रेजेंट करने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। क्लियर हुआ क्या? ओके। आगे अपील टू इमोशन, इसी अपील टू पीटी और अपील टू इमोशन जो एक ही प्रकार की है। यहाँ पे द फैलेसी इन्वॉल्व यूजिंग इमोशनल लैंग्वेज एंड मैनिपुलेटिंग इमोशंस डिस्ट्रिक्ट, वही है अपील टू इमोशन या अपील टू पीटी, जैसा कि हम लोगों ने पीछा की इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली मैनिपुलेट करने की जब घटना हम लोगों को देखने को मिलती है तो उसी को हम लोग
ये बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में वी शुड इंक्रीज फंडिंग फॉर एजुकेशन टू गिव चिल्ड्रेन बेटर अपॉर्चुनिटी। अपील टू इमोशन क्या है? थिंक अबाउट ऑल द स्ट्रगलिंग चिल्ड्रेन आउट देयर, वी कैन नॉट टर्न आवर बैक ऑन देम। तो एक तरीके का जब किसी को इमोशनली अटैच करने की बात या इमोशनली ब्लैकमेल करने की जब बात आती है, तो वही जो है अपील टू इमोशन फैलेसी हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे है एड होमिनेन फैलेसी। एड होमिनेन फैलेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड होमिनेन फैलेसी में क्या होता है कि दिस फैलेसी अकर्स व्हेन आर्गुमेंट इज रिबक्टेड बाय अटैकिंग द कैरेक्टर, मोटिव और अदर एट्रीब्यूट टू पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट। जब हमसे जो आर्गुमेंट कर रहा है वो आ, हम अपने आर्गुमेंट में जीतने के लिए कई बार देखते हैं कि लोग पर्सनल अटैक करने लगते हैं, आर्गुमेंट से हट के उसके पर्सनल लाइफ पे जो है अटैक करने लगते हैं। जैसे कि आर्गुमेंट क्या है कि वी शुड इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। एड होमिनेन फैलेसी रिस्पॉन्स क्या है? यू आर जस्ट सेइंग दैट बिकॉज यू वर्क फॉर ए सोलर एजेंसी कंपनी योर आर्गुमेंट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे वो बंदा जो है सही बोल रहा है कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्य कर सकें। तो एड होमिनेन फैलेसी क्या रिस्पांस कर रही है कि तुम ऐसा बस इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम खुद एक सोलर कंपनी में काम करते हो और तुम जो है अपनी कंपनी का मुनाफा चाहते हो, और तुम्हारा ये आर्गुमेंट जो है ट्रस्टेड नहीं हो सकता है। तो एड होमिनेन फैलेसी में बेसिकली यही है कि पर्सनली अटैक्स जो होते हैं कि जब हम किसी आर्गुमेंट में जीतने के लिए अपने सामने वाले अपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए पर्सनल अटैक करने लगते हैं, तो वो एक प्रकार का एड होमिनेन फैलेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे लगभग जितने हम लोगों ने देखे फैलेसी, वो सारे हैं इसमें। इससे जो है बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। बाकी जो है हम लोग अभी क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो इनफॉर्मल फैलेसी, सॉरी फॉर्मल फैलेसी। इसमें बताइए कौन सी फैलेसी होगी? देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज प्रूवन दैट देयर इज नॉट। शशांक और सोनाली, आप, हाँ बहुत अच्छा। अपील टू इग्नोरेंस। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि फॉल्स अल्टरनेटिव, जैसे फॉल्स अल्टरनेटिव फैलेसी क्या हो सकता है कि हमारे पास जब कोई ऑप्शन रखा जाए, जैसे कि एक तरीके का ये है फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनॉमी टाइप का ये फैलेसी होता है फॉल्स अल्टरनेटिव। जैसे कि तुम या तो जहर खा लो या हम तुम्हें फांसी दे देंगे। तो जब हमारे सामने कोई अल्टरनेटिव रखा जाता है और वो जो है गलत होता है, तो वहाँ पे जो फैलेसी होती है वो फॉल्स अल्टरनेटिव होती है। स्लिपरी स्लोप के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि जब हम लोग राई का पहाड़ बना देते हैं, बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा दिखाने की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जो लोग पैरासीटामॉल रोज खाते हैं वो पक्का एक दिन कैंसर से मरेंगे। तो बात छोटी सी है, बहुत छोटी सी बात है, और उसको उसका जो इम्पैक्ट है या उससे चीज़ों को रिलेट करते हुए हम बहुत बड़ा जब दिखाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्लिपरी स्लोप होती है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन वहाँ होती है जहाँ पे हम लोग बहुत ही छोटे से सैंपल के आधार पे बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन को जनरलाइज करने की जब कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हिस्ट्री जनरलाइजेशन फैलेसी होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 4 फैलेसी दी गई है, चारों हमको पता है। बैंडवैगन, स्ट्रॉमैन, रेड हेयरिंग और बेगिंग द क्वेश्चन। अब सबको जो है बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबसे पूछ लेते हैं। कोई बता दीजिए कि बैंडवैगन फैलेसी क्या होती है?
हाँ बताइए प्रतीक्षा। ओके, कोई बता दे जिसको पता हो बैंड वैगन फैलेसी क्या होती है। हाँ बताइए बताइए। ओके, क्या ये सही है बैंड वैगन फैलेसी? हाँ ये बिल्कुल सही है, बैंड वैगन फैलेसी को मैंने बोला था कि भीड़ वाली फैलेसी। कोई चीज़ बस हम इसलिए सही मान लें क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो उसको सही मानती है। जैसे कि बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, बहुत सारी जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, आ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बस इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो उसको सही मानती है। स्ट्रॉ मैन फैलेसी के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। स्ट्रॉ मैन फैलेसी बताइए, अभी हम लोगों ने बात किया। जब हम किसी के आर्गुमेंट को मिसप्रेजेंट करने की बात करते हैं, मिसप्रेजेंट करने की यानी कि बोल रहा है आम और उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने इमली बना के जब प्रस्तुत करते हैं तो वो स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है। रेड हेयरिंग आर्गुमेंट में क्या होता है, जब हम किसी पूरे आर्गुमेंट को डाइवर्ट करने के लिए कुछ आर्गुमेंट अपना रखते हैं, कुछ बातें अपनी रखते हैं, जिससे कि पूरे आर्गुमेंट का जो मोटिव है, पूरे आर्गुमेंट का जो एम है वही डाइवर्ट हो जाए, तो वो रेड हेयरिंग आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। बेगिंग द क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला था, बताइए, कि जब हम मानते हैं कि हमें जो प्रूव करना है वो एज्यूम द पॉइंट टू बी प्रूवेन, तो ये चीजें हमारी होती हैं। तो इस हिसाब से कौन सा इसका आंसर हुआ, ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा वन, बी का वन केवल एक ही में, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे कि ये है, इफ वी डोंट स्टॉप, हाँ, for gas soon they will run out of gas, if we run out gas they will be then will be for wedding late for wedding, therefore if we not do not स्टॉप फॉर गैस सून विल बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके का चेन बनाया जा रहा है, बार बार आर्गुमेंट्स के जो है चेन बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे चेन आर्गुमेंट जो है वो चीज़ें होती हैं। बाकी ये तीनों तरीके की कोई फैलेसी अभी तक मुझे दिखी नहीं है। आगे कि हाउ कैन यू गिव आर्गुमेंट इन फॉर फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट। इसका बताइए आंसर। सेकंड, बाकी शशांक और गार्गी आपको क्या लगता है? हाइपोक्रेसी है, टू क्योक टाइप की फेलसी है, और ये जो है हमारा एड होमिनेन है। कि जब हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम वेजिटेरिज्म के पक्ष में अपना आर्गुमेंट कैसे दे सकते हो जबकि तुम जो है खुद मीट खाते हो, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पर्सनल अटैक की जो है कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे टू केक होता तो वो सही हो जाता, अपील टू हाइपोक्रेसी होता तो वो सही हो जाता, और एड होमिनेन है तो ये जो है यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे है 27 नंबर में कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड बी रेज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सिंस ओपिनियन पोल्स शो
वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर दिस अप्रोच। तो ये आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। हाँ, अपील टू मेजोरिटी, या इसको घुमा के हम लोग बैंड वैगन फेलेसी भी बोल सकते हैं। अपील टू इमिशन हम लोगों ने पढ़ा, स्लिपरी स्लोप को पता ही है। अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि वो वाली जो फेलेसी थी, एडसेंस वाली जो फेलेसी हम लोगों ने बोली थी, वो थर्ड है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, अपील टू मेजोरिटी। इसका आंसर दीजिए। आई हैव लिसन टू द पार्लियामेंट स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री XYZ वंस, फ्रॉम दैट आई मस्ट कंक्लूड दैट ही इज लाउजी स्पीकर। एड होमिनेन, एक बार और थोड़ा सा सोचेंगे। इसका सेकंड सही होगा। यहाँ पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे है कि मैंने किसी देश के राष्ट्रपति को संसद में केवल एक बार भाषण देते हुए सुना था, और केवल एक बार सुनने से मैं ये समझ सकता हूँ कि वो एक निष्प्रभावी वक्ता हैं। तो केवल एक छोटे से स्पीच से हम किसी को जो है इतना जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो निष्प्रभावी वक्ता हैं। अब वो राष्ट्रपति हैं, संसद में हैं, और केवल उनका एक भाषण जो है हम लोग निष्प्रभावी सुन के उनको निष्प्रभावी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये एसटी जनरलाइजेशन है। एड होमिनेन यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर जो है कोई पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि वो काले हैं इसलिए उनका भाषण जो है गंदा था। तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बैगिंग द क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि जब हम अपने आर्गूमेंट से कोशिश करते हैं कि हमारा कंक्लूजन भी आ जाए, तो वहाँ पे बैगिंग द क्वेश्चन होता है। एसटी जनरेशन हमें पता है, स्लिपरी स्लोप हम लोगों ने देखा, एड होमिनेन भी हमको आसानी से पता है। यह बहुत ही आसान है। अपील टू इग्नोरेंस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो वन हैज शो दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय एलियंस, देयरफॉर मार्स इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय एलियंस। तो ये अपील टू इग्नोरेंस है। रेड हेयरिंग, फिर से हम लोगों ने बोला कि जब हम आर्गुमेंट करते हैं, और इसलिए आर्गुमेंट करते हैं कि हमारा जो आर्गुमेंट का मेन एम है उससे पूरी जो है बातचीत की दिशा भटक जाए। हिस्ट्री जनरलाइजेशन पता है, बैगिंग द क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे है इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि विच, ये थोड़ा सा which informal fallacy is committed in following statement: American Indians are disappearing, that man is an American Indian, therefore that is disappearing। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ को इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। रेड हेयरिंग हमको पता है कि मुद्दे से बात को भटकाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छा। एसटी जनरलाइजेशन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि छोटे से एविडेंस के आधार पे पूरे पॉपुलेशन को हम लोग जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। बेगिंग द क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो है आप फेलेसी ऑफ डिवीजन है। डिवीजन का मतलब है कि जब हम बातों में विभेद करना, भेद करना गलत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, दिस मैन इज अमेरिकन इंडियन। तो हम लोग डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पे फेलेसी ऑफ डिवीजन है। इसके आगे भी जस्ट इसका एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कि विच फेलेसी इज कमिटेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट: थॉमस
कार्लाइल said of Walt Whitman that he was a big poet because he came from a big country. तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि डिवाइड नहीं किया जा रहा है लोगों में जो है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थॉमस कार्लाइल जो है वाल्ट हिटमैन के बारे में कहते हैं कि वे बड़े कवि थे, क्योंकि एक बहुत बड़े देश से आते थे, तो इसका कुछ लेना देना जो है नहीं है इससे। इसी तरीके से यहाँ भी जो था कि अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, या यह अमेरिकी भारतीय है इसलिए यह अभिव्यक्ति विलुप्त हो रहा है, तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की फैलेसी में हम लोग देखते हैं कि फैलेसी ऑफ डिवीजन देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि वो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बोला गया कि स्विट्जरलैंड में 48% प्रोटेस्टेंट हैं। हाइडी गिल्सिंग एक स्विस नागरिक है, इसलिए हाइडी गिल्सिंग में 48% प्रोटेस्टेंट हैं। हाँ, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, चीज़ों को हम लोग कैसे कहना है ये नहीं समझ सकते हैं, कैसे चीज़ों को डिवाइड करना है ये जब नहीं समझ पाएंगे, तो इसी को हम लोग फैलेसी ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी बोलते हैं। एक मिनट, मैंने उसको बताता हूँ। तब तक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? ओके, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इसका जो फर्स्ट होगा, बेगिंग द क्वेश्चन। ओके, ये क्लियर हुआ क्या सबको? फैलेसी ऑफ डिवीजन में एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ। जो इसका एक्चुअल डिफिनीशन है उसमें ये बोला जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि जैसे कि हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसका कुछ मान लिया कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब है कि गुण है, इसका कोई भी क्वालिटी इसके अंदर है। अब हम मानते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर एक छोटी सी कोई और पॉपुलेशन है जो इसका ही पार्ट है, और जब हम ये एज्यूम करने लगते हैं कि ये इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमको यहाँ भी देखने को मिलेगी, और जब हम इस बात को श्योरिटी ले लेते हैं तो इसी को हम लोग फैलेसी ऑफ डिवीजन बोलते हैं। जैसे कि मैं मानूं कि भारत या अमेरिका, अमेरिका के सभी जो है बहुत अमीर हैं, अमेरिका के सभी लोग जो है बहुत अमीर हैं, ठीक है, ये व्यक्ति अमेरिका का है इसलिए ये भी बहुत अमीर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उसके अंदर एक छोटा सा जो सैंपल है
ये उसके क्वालिटी को हम लोग इम्पोज कर रहे हैं जानबूझ के इसके छोटे पॉपुलेशन के ऊपर भी। तो इसी को हम लोग फेल्सी ऑफ डिवीजन के नाम से जानते हैं। अब क्लियर हुआ क्या कुछ? बस सिंपल सा इतना सा बात है कि जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरे पॉपुलेशन का जो गुण है, जो भी क्वालिटी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसके सभी पार्ट पे, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं उस पर अप्लाई होगा, तो एक प्रकार का फेल्सी ऑफ डिवीजन है। इससे पहले अगर देखें हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं। ये एक क्वालिटी है, पूरे जितने भी इंडो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन इंडियंस जो हैं, उनकी क्वालिटी है। अब बोला जा रहा है कि यह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है। इसके अंदर एक छोटा सा व्यक्ति हो गया पूरे इंडियन अमेरिकन के अंदर। अब इससे जो है ये अगर विलुप्त हो रहे हैं तो इन्हीं के क्वालिटी को जो है इसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये भी जो है विलुप्त हो रहा है। तो एक तरीके का ये फेल्सी ऑफ डिवीजन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था हमारे पास कि थॉमस कार्लाइल ने वॉल्ट हिटमैन को के बारे में कहा है कि वे बड़े कवि थे क्योंकि वे बड़े देश के, एक बड़े देश के थे। तो एक बड़े देश के अंदर एक व्यक्ति है वॉल्ट हिटमैन। अब ये एक बड़े देश का है, क्वालिटी है कि वो देश जो है बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक कवि है, तो इसकी वजह से जो है वो कोई बड़ा कवि नहीं बन रहा है। तो एक तरीके का जानबूझ के जो है क्वालिटी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे जो है फेल्सी ऑफ डिवीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब क्लियर हुआ क्या शशांक? ओके, बाकी आप लोग को प्रतीक्षा गार्गी, सोनाली। बोलिए। हम्म। हाँ, ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि इसका और अ, थोड़ा सा इसको बदल के अगर हम लोग देखें तो हमारे गांव में, हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये इसके घर में सभी लोग जो है बहुत पढ़ने में तेज हैं या होशियार हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं। तो उनके घर कोई व्यक्ति जब आता है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी जो है गवर्नमेंट जॉब वाला आएगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होगा, बहुत तो ये होगा। तो वो भी एक तरीके का फेल्सी ऑफ डिवीजन ही होता है। ठीक है, वही बात जो आप बोल रहे हैं प्रतीक्षा, वही एक तरीके का ये है, उसी को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये है कि देयर इज नो सच थिंग इन एज नॉलेज विच कैन नॉट बी कैरिड इनटू प्रैक्टिस, फॉर सच नॉलेज इज रियली नो नॉलेज एट ऑल। तो एक तरीके का ये बेगिंग द क्वेश्चन है कि इसके जो आर्गुमेंट्स हैं उसी से कंक्लूजन निकालने की बात जो है वो की जा रही है, तो वो बेगिंग द क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि विच इज फेल्सी एग्जाम्पलीफाइड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स गन्स ओनरशिप शुड not be prohibited. You can kill someone with hockey stick, but no one proposes to ban ownership of hockey stick. हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, स्लिपरी स्लोप होगा नहीं क्योंकि राई का पहाड़ बनाया नहीं जा रहा है। रेड हेयरिंग है नहीं क्योंकि मुद्दा से बात भटकाया नहीं जा रहा है। स्ट्रॉमैन है नहीं क्योंकि भीड़ की बात यहाँ पे है नहीं। वीक एनालॉगी का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो भी सादृश्य अनुमान चीज़ों को हम लोग
जब देख के कोई अनुमान लगाते हैं, तो वो जब हमारा बहुत कमजोर होता है, जैसे कि इसमें जो बात कही जा रही है कि बेशक गन का स्वामित्व जो है निषिद्ध नहीं होना चाहिए, गन सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहें तो किसी को हॉकी स्टिक से भी मार सकते हैं, लेकिन हॉकी स्टिक को बैन करने की बात तो कोई नहीं कर रहा है। तो हॉकी और गन के बीच में जो एनोलॉगी हो रहा है, दोनों के सादृश्य अनुमान जो लगाया जा रहा है, वो बहुत कमजोर है। मतलब कि बहुत गंदा जो है सादृश्यता की बात की जा रही है कि गन और हॉकी में जो है कोई अंतर नहीं है। अगर हॉकी बैन है तो गन बैन होनी चाहिए, गन बैन है तो हॉकी बैन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये भी हमारा अच्छा है एग्जाम्पल। मिस्टर क्विंटल हैज आर्ग्यूड दैट लॉजिक is not the most important thing in life. Apparently, Mr. Quintal advocates irrationality. It has taken 2 million years for human race to achieve the position that it has, and Mr. Quintal would throw the whole thing into garbage. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसका आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन, एक बार थोड़ा सा और सोचिए। बताइए गार्गी और सोनाली, आप लोग भी बताइए इसका आंसर। इसका जो होगा स्ट्रॉमैन फेलेसी है। स्ट्रॉमैन फेलेसी में हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था हम लोगों ने, जब हम, हाँ, स्ट्रॉमैन फेलेसी में हम लोगों ने बोला था कि किसी के आर्गुमेंट को जब मिस प्रेजेंट करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि मिस्टर क्विंटल हैज आर्ग्यूड दैट लॉजिक इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ये इनका एक आर्गुमेंट है कि लॉजिक इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इससे भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो उसका सामने वाला है कि अपेरेंटली मिस्टर क्विंटल एडवोकेट्स इरेशनलिटी, अबुद्धिमत्ता का समर्थन करते हैं। मानव प्रजाति के पास जो भी कुछ है उसे पाने में 20 लाख वर्ष लगे हैं, और मिस्टर क्विंटल उसे संपूर्ण उपलब्धि को कचड़े में फेंक देते हैं। अब उनका एक आर्गुमेंट है बस कि जो तर्क है, तर्कशास्त्र जो है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं। अब उसको कैसे मिसप्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने कि मिस्टर क्विंटल जो है ये बात बोल के अबुद्धिमत्ता का समर्थन करते हैं, और वो मानव प्रजाति पिछले 20 लाख सालों से जो भी चीज़ें सीखी हुई है उसको कचड़े में फेंक देते हैं। तो इस तरीके की बात हम लोग देखते हैं कि जब कोई किसी के ऊपर कोई कमेंट करता है, या कोई बोले तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, एक्टर हो, जब वो कमेंट करता है तो उसको जब ट्रोल करने की जब बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्ट्रॉम एंड फेल्सी की हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या सबको? प्रतीक्षा आपको क्लियर हुआ ये? ओके, बहुत अच्छा। ये, हाँ, ये देख लेंगे। Which informal fallacy is committed in following statements? Your argument that I should stop stealing chocolates from the corner store is no good. You told me yourself just a month ago that you too stole chocolate when you were a kid. तो बहुत सिंपल है।
हाँ, इसका जो है फोर्थ है, एड होमिनेन है, आसानी से हम लोग पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप मांस खाते हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशुओं के अधिकार होते हैं और उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, थर्ड हो जाएगा एड होमिनेन। आगे कि मैं मानता हूं कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ईश्वर का अस्तित्व ही बड़ा प्रश्न है। मेरा उत्तर यह है कि मैं उन्हें संबोधित नहीं करता हूँ, किंतु मैं अपने पाठकों में न्यूनतम तर्क की अपेक्षा रखता हूँ। सेकेंड, एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे हम लोग, सेकेंड होगा या फोर होगा, कंफर्म करेंगे। सोनाली आप बताइए क्या होगा। I admit that there are people for whom even the existence of God is a big question. My answer is that I do not address them, but that I presuppose a minimum of reason in my reader. तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक मिनट, इसको हम लोग देखेंगे बाद में थोड़ा सा। इसका मुझे लगता है कि आंसर यहाँ पे गलत लिखा गया है। मे भी इसका सेकंड जो है सही होना चाहिए, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ओके, तो ये था हमारे फेलिसी, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं, नहीं ही होने चाहिए अगर हम लोग समय समय पर रिवीजन जो है करते रहेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल, जो फॉर्मल फेलिसी थी हम लोगों की, जिसमें 5 फेलिसी हम लोग को पढ़नी थी। कौन कौन सी थी? ए 4 टर्म फेलिसी, एंड एम्बिगुअस टर्म, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, एलसिट फॉर्मल फेलिसिस में एलसिट मेजर, एलसिट माइनर, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमाइस। तो ये 5 तरीके की फेलिसी हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे इंडियन लॉजिक की तरफ। इंडियन लॉजिक के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और लगभग हमारा जो है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक दो और कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाया आप लोगों ने?